हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AK फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 9 साइंस का टर्म 2 के लिए सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए टर्म 2 एग्जाम के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है JCRT के माध्यम से। तो आप लोगों को आज की इस वीडियो में क्लास 9 का साइंस सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है विथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा यार, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों को कंटिन्यू सारे मॉडल पेपर, जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी सेट जारी किए हैं, सभी का सॉल्यूशन इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर हमारे आप लोग वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार, क्योंकि मैं आप लोगों को इसका PDF नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल और ऑफिशियल वेबसाइट जो बनाए हैं हमारे चैनल के, उसी के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस बार का जो सेकंड टर्म का जो एग्जाम होगा, इसका जो मॉडल पेपर जारी हुआ है, इसका जो इंटरफेस कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सेट 1 है। कौन सा क्लास का है? तो ये क्लास 9, और ये आपका सब्जेक्ट है साइंस यानी कि विज्ञान। और इसमें टोटल क्वेश्चन आपको टोटल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, 19 क्वेश्चन रहेगा, बट उसमें से कुछ ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। लेकिन टोटल मार्क्स अगर पूछा जाए तो 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। समय आपको कितना दिया रहेगा? तो 1.5 घंटा आपको समय मिलेगा एग्जाम देने के लिए। कुछ निर्देश दिया हुआ है, तो चलिए, ये सेट 1 है तो इसमें निर्देश हम लोग देख लेते हैं। सामान्य निर्देश, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ध्यान दीजिएगा। देखिए, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, यानी कि सभी स्टूडेंट को जो आंसर अपने शब्दों में लिखना है, यानी कि सोच समझ कर ही बनाना है। और देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, यानी कि इस मॉडल पेपर में आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों का जो मॉडल पेपर ये दिया है, मतलब एक प्रकार का इसको देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा वो टोटल 19 क्वेश्चन मिलेगा। उसमें से देखिए, प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर वाले प्रश्न होंगे। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम एक ही वाक्य में दीजिए, मतलब एक वाक्य में अधिकतम इसका आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित रहेगा इसमें। और चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 से लेकर प्रश्न 14 तक जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, और इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान जो कि 3 अंक निर्धारित रहेगा। और नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना है, और प्रत्येक प्रश्न का जो मान आपको इसका मिलेगा अंक, 5 अंक निर्धारित रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को देखेंगे दोस्तों। सेक्शन ए जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर। यहाँ पर 2 × 5 यानी कि 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो किन्हीं 5 प्रश्नों के ही उत्तर देना है, बट जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें से आप लोग सभी कर लीजिएगा जो भी आपके एग्जाम में आए। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए। तो देखिए, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों जूल होता है, लेकिन शक्ति का यहाँ पर मैंने इस PDF को बनाते वक्त लिखने में भूल गए हैं। तो दोस्तों, शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है, इसे याद रखिएगा। इसे W से डिनोट किया जाता है, याद कर लीजिएगा, यानी कि वाट लिखा जाता है, W इसका वाट हो जाता है। और ऊर्जा को जूल, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, J से डिनोट किया जाता है, तो इसे याद कीजिएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, तरंग का वेग इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य होता है। ये आपका संबंध बताता है। तरंग दैर्घ्य, तरंग का जो वेग होता है, यानी कि V इक्वल टू क्या होता है? आवृत्ति। आवृत्ति जो होता है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इसका रिलेशन B इक्वल टू एफ इंटू ए भी बोल सकते हैं। मध्य में तरंग का वेग या फिर चाल बोल सकते हैं, उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है, ये संबंध होता है इसके बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, H2O का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करें। आप लोगों को दोस्तों मैंने परमाणु एवं अणु वाला चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन दिए है। उस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। अगर उस वीडियो को देखते हैं तो उस चैप्टर का आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, चाहे आप कोई भी मॉडल पेपर उठा लीजिए, उस चैप्टर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर H2O, तो H2O का आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे दोस्तों? H2O को हम लोग, इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, ठीक ना। तो यानी कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, 2H, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 2H + O लिख सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान 1 होता है, 2 × 1 प्लस, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो एक ही ऑक्सीजन है तो 1 × 16। यहाँ पर 2 × 1 + 1 × 16 इक्वल टू 2 + 16 इक्वल टू 18 U हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? 18 U।
चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों, एक मोल से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए किसी पदार्थ जैसे तत्व यौगिक या आयन के 6.022 यहाँ पर इंटू है, जो स्टार लगा है ना, तो यहाँ पर इंटू कर लीजिएगा। 6.022 इंटू 10⁻23 कणों यानी कि परमाणु अणु अथवा आयनों को एक मोल कहते हैं। यानी कि जो आपका 6.022 इंटू 10⁻23 जो ये परमाणु के कणों का जो मान होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक मोल के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो देखिए एजोट्रोबैक्टर और एजोस्पिरिलियम परिवार के जीवाणु वातावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कैसे? ये जीवाणु दोस्तों जीव पोषक तत्वों से युक्त नम भूमि में पनपते हैं। इनकी उपस्थिति से भूमि में नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। इसीलिए इस भूमि में फसलों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होती है। तो दोस्तों एड्स नामक जो एड्स समझ में कोई बीमारी नहीं है, पर एड्स से पीड़ित मानव शरीर संक्रामक बीमारियों जो कि जीवाणु और विषाणु आदि से होती है कि प्रति अपनी प्राकृतिक प्रतिरोधी शक्ति खो बैठता है, क्योंकि HIV यानी कि वो वायरस जिससे कि एड्स होता है रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लसिका कोषों पर आक्रमण करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था, तो इसको खाली आप लोग याद रखिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो कि 78% पाए जाते हैं, बट यहाँ पर मैंने पूरे डिटेल में आप लोगों के लिए लिखे ताकि आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। लेकिन नाइट्रोजन जो होता है एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N है और इसका परमाणु क्रमांक 7 है। और दोस्तों सामान्य ताप और यहाँ पर देख सकते सामान्य ताप और दाब पर यह गैस है तथा पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% नाइट्रोजन ही है। यानी कि अगर पूछा जाए तो पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं। चलिए अब सेक्शन A कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का सेक्शन B हो गया। अब देखिए सेक्शन B देखेंगे। इसमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न जो कि आपका 3 नंबर या रहेगा। 3 × 5 = 15 यानी कि यहाँ से 15 मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए एक जूल को परिभाषित कीजिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका SI मात्रक जूल है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए एक जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। तो उसे हम लोग 1 जूल के नाम से जानते हैं। और कार्य या फिर ऊर्जा का SI मात्रक ही जूल है, यानी कि जूल जो होता है वो कार्य या फिर ऊर्जा का SI मात्रक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य की गणना करें। तो वो रिलेशन जो ऊपर में हम लोग पढ़े उसी से निकालेंगे। तो पहले दिया है, क्या क्या दिया है, ध्वनि का वेग तो v = 440 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर आवृत्ति देखिए, आवृत्ति यहाँ पर भी कर दिया गया, बट आवृत्ति लैम्डा हो जाएगा दोस्तों, इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा = 220 हर्ट्ज हो जाएगा। और तरंग दैर्घ्य ए यानी कि गणना करना है, तरंग दैर्घ्य का मान निकालना। तो हम जानते हैं कि ध्वनि का वेग यानी कि v = क्या हो जाता है दोस्तों, v = आपका लैम्डा इंटू यहाँ पर a हो जाएगा। तो a निकालना है तो a = क्या हो जाएगा, v/λ। जब a निकालेंगे तो a = क्या होगा, v/λ हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर a का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 440/220 कटाएंगे तो 2 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर बाय मिस्टेक छूट गया है, बट इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे इसको सोल्व कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों 46 ग्राम सोडियम परमाणु दिया हुआ था ना, तो परमाणुओं की यानी कि कणों की संख्या इसमें निकालना है। तो कणों की संख्या के लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। कणों की संख्या, इसको देखिए, कणों की संख्या बराबर क्या होता है, प्रदत्त द्रव्यमान। क्या होता है दोस्तों, प्रदत्त द्रव्यमान, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रदत्त द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। क्या होता है, मोलर द्रव्यमान इंटू अवोगाद्रो की संख्या। अवोगाद्रो संख्या होता है, अवोगाद्रो, यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या जो वैल्यू होता है, जो मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23, वो जो मान होता है उसका मदद से हम लोग निकालें तो कणों की संख्या। चलिए इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यह सिंपल बात करें तो n = यानी कि कणों की संख्या n = आपका स्मॉल m बटे कैपिटल M इंटू n⁻0
सॉरी एन एन यहाँ पर 0 बोल सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए एम एन की प्रदत्त द्रव्यमान जितना दिया हुआ था कितना था 46, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 46। चलिए यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग ताकि समझ में आपको आसानी से। 46 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 23, ठीक ना, इंटू क्या करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के पास रिजल्ट क्या निकल कर आएगा दोस्तों, रिजल्ट आएगा 12.044 इंटू 10⁻23। यही जो आपका है कणों की संख्या है 46 ग्राम सोडियम परमाणु में। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए थॉमसन के परमाणु मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स विद्यमान रहते हैं। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा, परमाणु एटम में धनावेश युक्त प्रोटॉन्स और ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉनों का मान होता है, इसीलिए परमाणु एटम जो कि उदासीन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 अब आ गया। 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ऑक्सीजन का पहले द्रव्यमान इसको कैसे निकाला है। ऑक्सीजन का जो कि द्रव्यमान होता है दोस्तों कितना होता है, ऑक्सीजन का हम लोग क्या लिखते हैं O2, यहाँ पर बोल सकते हैं O2 लिखते हैं ऑक्सीजन, तो यानी कि 2 इंटू यहाँ पर 16। हम लोग के जब ऑक्सीजन का एक अणु का 16 होता है तो दो अणु का कितना होगा 32, तो यहाँ पर 32 हो गया। और 0.5 यहाँ पर दिया है तो 0.5 मोल का, तो 0. यहाँ पर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग के पास कट के, तो पूरा कितना आ जाएगा दोस्तों 16, तो यानी कि 16 U हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरा चीज़ दिया हुआ है बट इसी प्रकार से बनेगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, प्रतिरक्षीकरण क्या है। तो देखिए दोस्तों इस रोगजनक का सामना हमारी रुधिर कोशिकाओं से होता है। दोनों की प्रक्रिया स्वरूप कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होता है। यही पदार्थ शरीर के रोगाणुओं को नष्ट करके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। इसे शरीर की प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी कहते हैं और इस प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जल प्रदूषण के 3 कारण बताइए। तो देखिए जल प्रदूषण के 3 कारण निम्न है। क्या क्या देखिए, जल प्रदूषण के मानवीय स्रोत, मानव की विभिन्न गतिविधियों के फलस्वरूप निःसृत अपशिष्ट युक्त वही स्रोतों के जल में मिलने से जल प्रदूषित होता है। पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देना है ताकि, क्योंकि इसमें 3 नंबर मिलेगा आपको। ये अपशिष्ट एवं अपशिष्ट युक्त बहिष्कृत निम्नांकित रूप में प्राप्त होते हैं। किस लिए होते हैं दोस्तों, ये पहला देखिए घरेलू बहिस्राव, घरेलू घर में जो पानी बह जाता है, और दूसरे में बाहित मल जो मल मूत्र जो बह के आता है उससे पानी प्रदूषित होते हैं। औद्योगिक बहिस्राव से होते हैं। ये मुख्य कारण था। चलिए अब हम लोग सेक्शन सी को देखेंगे जो कि 5 नंबर ये वाले क्वेश्चन रहेगा। आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा 15 मार्क्स के लिए। लेकिन 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, तो सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग देखेंगे एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 15 देखेगा दोस्तों। और दोस्तों ये जो नोट्स है आपको ये जो PDF या फिर ये नोट्स बोल सकते हैं, ये आपको मेरा ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। वहाँ पर अपलोड कर देंगे कुछ देर बाद, ये वीडियो अपलोड होने के बाद। तो आप लोग विजिट कीजिएगा। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। तो वहाँ पर आप लोगों को मॉडल पेपर का हर एक सब्जेक्ट का आपको हर एक सेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हम इसका PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल, जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। इसको जरूर से जरूर कीजिएगा। ये किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें तथा गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए गतिज ऊर्जा को पहले परिभाषित करना है, उसके बाद इसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ दोस्तों। गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिखे, ये था आपकी। यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा किसको कहेंगे, देखिए किसी गतिशील वस्तु के पास कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, गतिशील हवा, झरने से गिरता पानी। आप देखिए इसके व्यंजक कैसे निकालेंगे हम लोग। तो व्यंजक निकालने के लिए गतिज ऊर्जा का व्यंजक हम लोग जानते हैं 1/2 mv² होता है। तो उसका व्यंजक कैसे निकलेगा, तो देखिए माना कि एम द्रव्यमान के पिंड पर F बल कार्य करता है। एम द्रव्यमान का कोई एक पिंड है, यहाँ पर एक पिंड है जो कि एम द्रव्यमान का है, उस पर एक बल काम करता है। कौन सा, F बल काम करता है।
जिससे पिंड में ए त्वरण उत्पन्न होता है। अगर बेसिकली बात है दोस्तों, अगर बल काम करेगा तो त्वरण भी उत्पन्न होगा, तो एक त्वरण उत्पन्न होता है, ए त्वरण उत्पन्न होता है। पिंड का वेग एस दूरी तय करने के बाद भी हो जाता है, मतलब इसका जो वेग है ये गोल 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 घूम के यहाँ पर अगर आएगा तो इस पर कोई कुछ डिस्टेंस तक आया, मान के चलिए ये ए पॉइंट पर था, अगर ये बी पॉइंट तक जाने में कुछ डिस्टेंस कवर किया, यानी कि एस डिस्टेंस कवर किया, ठीक ना, तो यहाँ पर त्वरित हुआ, तो इस प्रकार से पिंड का वेग जो है दूरी तय करने में भी हो जाता है। और इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं अब प्रारंभिक वेग यानी कि यू, यानी कि शुरुआती, जब ये तो स्थिर था ना यहाँ पर, तो शुरुआती वेग यू इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। और अंतिम वेग, तो अंतिम वेग आपका भी हो जाएगा, जितना रहेगा उतना है। अब देखिए त्वरण क्या है, ए, दूरी एस है, और बल हम लोग के पास क्या है, एफ है। तो हम लोग जानते हैं अब कार्य इक्वल टू क्या होता है, बल इंटू दूरी या फिर बल इंटू विस्थापन बोल सकते हैं, यानी कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस, और एफ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम ए बोल सकते हैं, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू एस यहाँ पर लिख सकते हैं। यार यहाँ पर हम लोग क्यों, क्योंकि जानते हैं दोस्तों एफ इक्वल टू एम ए होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर हम लोग के पास है दोस्तों एम, तो एम को एम ए लिखेंगे, और यहाँ पर ए ऑलरेडी एक है और साथ में एस, तो ए इंटू एस यहाँ पर एक साथ हो गया। और इसको इसको हम लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से इस पर अगर चिपकाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS, तो इस फॉर्मूला में बैठाने पर पाते हैं ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 पाते हैं। और इस कारण से हम लोग यहाँ पर अगर ए एस का मान रख देंगे तो इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर बाई 2, यानी कि इसको सीधे तरह से बोल सकते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर। तो पिंड पर क्या गया, यही कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के ही इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करें तथा तरंग की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तो देखिए आवृत्ति का पहले डिफिनेशन देख लीजिए, एक सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, मतलब एक सेकंड में कितना तरंग उत्पन्न हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसे एन या एफ, मतलब या तो एन से भी डिनोट कर सकते हैं आवृत्ति को, एफ से, या फिर न्यू से। दोस्तों आवृत्ति को किससे, न्यू से डिनोट किया जाता है, न्यू ऐसे होता है, यहाँ पर भी कर दिया गया, भी नहीं होगा, से लिखते हैं। इसका ऐसा ही मात्र क्या होता है, हर्ज, HZ मतलब क्या होता है दोस्तों, हर्ज होता है। देखिए आवर्तकाल क्या होता है, तो आवर्तकाल का डिफिनेशन देखिए, यहाँ पर उत्तर लिख गया है, तो उत्तर नहीं है दोस्तों, इसको काट लीजिएगा। देखिए दो कर्मागत संपीड़नों या फिर दो कर्मागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। देखिए आप इसके बीच संबंध स्थापित करेंगे, देखो तरंग वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य से संबंध। माना किसी तरंग की आवृत्ति n है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा बोल सकते हैं दोस्तों, और आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या है दोस्तों, t है, तथा तरंग का वेग जो क्या है वो v है। तो इस प्रकार से भी वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, यानी कि लैम्डा, लैम्डा बाई टी। और इस प्रकार से v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बाई टी। तो हम लोग v इक्वल टू जानते हैं लैम्डा इंटू 1/t। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ लैम्डा ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है जो कि एक आवर्तकाल t में चली गई दूरी है, यानी कि इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, भी इक्वल टू लैम्डा भी हो जाएगा, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा भी हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर म्यू हो, लैम्डा भी नहीं होगा, ये स्मॉल भी, ये म्यू होना चाहिए, यहाँ पर भी इक्वल टू लैम्डा म्यू कीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ इसको हम लोग 1/t इक्वल टू म्यू होता है, तो इसे न्यू बोल सकते हैं। तो ये देखिए तरंग का वेग इक्वल टू क्या होता है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, यही इसका रिलेशन दिखाना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा दोस्तों, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। एक ए, इसमें दो क्वेश्चन है, ए नंबर, बी नंबर, समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखे। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। समस्थानिक, इसको इंग्लिश में कहेंगे आइसोटोप। देखिए एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं, मतलब दोस्तों इसमें जो प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन जो कि समान होंगे, परमाणु भार अलग अलग होगा, एक चीज़ याद रखिएगा। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है, इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। देखिए समस्थानिक के उपयोग, यहाँ पर समस्थानिक के 3 उपयोग होते हैं दोस्तों। पहला उपयोग देखिए, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तीसरा, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें, यानी कि जल चक्र होता क्या है। तो देखिए जल चक्र क्या है, व्हाट इज द वाटर साइकिल।
सबसे पहले देखिए, पानी पृथ्वी पर विभिन्न पहलुओं की एक विस्तृत श्रृंखला निभाता है। कुछ आइस कैप्स में सॉफ्ट में है और कुछ पहाड़ों और हिमनदों में उच्च पहाड़ों के उच्चतम बिंदु पर है। कुछ झीलों और धाराओं में है और कुछ भूमिगत है, कुछ हवा में। तो मतलब किस प्रकार से पानी जो कि ऊपर इधर उधर जाते रहते हैं, तो वो वाष्प है। फिर भी पृथ्वी पर पानी का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में है। धरती में निश्चित मात्रा में पानी है, वो पानी चारों ओर आसपास और निश्चित रूप से यह हमेशा चलता रहता है। मतलब वाटर जो कि साइक्लिंग होते रहता है, मतलब नीचे का पानी ऊपर जाता है, ऊपर का पानी फिर बरसता है, फिर नीचे, कैसे आगे जानते हैं। यही है जिसे हम जल चक्र कहते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, जल चक्र होता क्या है। देखिए, जल चक्र सूर्य की ऊर्जा से प्रेरित होता है। सूर्य समुद्र की सतह और अन्य सतहों के पानी को गर्म करता है। यानी कि सूर्य का रोशनी, मान के सन का लाइट, जब सूर्य का रोशनी जब किसी भी जल कुंड में, चाहे वो तालाब हो, नाला हो या फिर नदी हो, समुद्र हो, वहाँ पर जब पानी पानी पर वो सूर्य का गर्मी जब पड़ता है, तो उससे क्या होता है, भाप बनकर ऊपर जाते हैं और बादल का रूप ले लेते हैं। और वही बादल बाद में क्या होते हैं, बरसते हैं बरसात के रूप में। जैसा कि बरसात होता है दोस्तों, विशेष रूप से ठोस से गैस तक बदल देता है वाष्पीकरण होकर। और ये सूर्य संचालित प्रक्रिया जल वाष्प की संरचना में वायुमंडल में मौजूद पानी को स्थानांतरित करती है। जैसे चलिए आगे हम लोग इसका फोटो में देखते हैं। जैसे चित्र भी बनाना था, ऐसा ही चित्र आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जल चक्र की प्रक्रिया कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ है समुद्र का सतह। यहाँ पर जल जल का जो कि लेयर है यहाँ नीचे। और यहाँ एक क्या है, सूर्य है, सूर्य सन। यानी कि इससे गर्मी, जब इससे जब हीट पड़ता है पानी पर, तो इससे क्या होता है, ये भाप बनकर ऊपर जाते हैं और बादल का रूप ऐसे ले लेते हैं। और यही बादल जब फट के क्या होता है, बारिश के रूप में बूंद बूंद करके बरसात हो जाता है। तो यही होता है दोस्तों वाटर साइकिल। इसी का प्रोसेस यहाँ पर लिखा गया है। ये चक्र लगभग कुछ मुख्य भागों में होता है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण वह बिंदु है जिस पर सूर्य धाराओं या झीलों या समुद्र में मौजूद पानी को गर्म करता है और इसे वाष्प या भाप में बदल देता है। फिर यही वाष्प पानी का वाष्प या भाप झील या समुद्र छोड़ देते हैं और वह हवा में चला जाता है। चलिए अब लास्ट सवाल देखेंगे आज की इस वीडियो का, मॉडल सेट 1 का। संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों, संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में अंतर। देखिए, पहले संक्रामक रोग को समझिए क्या होता है। देखिए, संक्रामक रोग वे रोग होते हैं, वे रोग, यहाँ पर लोग कर दिया गया। देखिए, जो रोग होते हैं वे रोग, यहाँ पर रोग हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट कर लीजिएगा, लोग नहीं होगा, रोग होगा। रोग है जो रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से फैलते हैं। जैसे आपका कोरोना वायरस, जो कि बहुत ही बड़ा महामारी था, लोगों के संपर्क में आने से फैला। एड्स वगैरह जो होते हैं, बहुत सारे संक्रामक बीमारी, यह रोग संक्रमण से भी फैलते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए रेबीज, खसरा, चेचक, काली खांसी आदि संक्रामक रोगों के उदाहरण है। नेक्स्ट, यह रोग रोगी के साथ उठने बैठने, उसके साथ खाना खाने और उसके प्रयोग की गई वस्तुओं का इस्तेमाल करने से फैलते हैं। मतलब ये संक्रमण हवा के माध्यम से फैल जाते हैं। लोगों को फैलने की वजह बहुत छोटे रोगाणु होते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे हम लोग अब असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए संक्रामक रोग कर दिया गया, मिस्टेक हो गया दोस्तों। इसको, इस पीडीएफ को बनाने में यहाँ पर टाइप मिस्टेक जब एमएस वर्ड पर कर रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी। यहाँ पर असंक्रामक रोग हो जाएगा। और संक्रामक रोग वे लोग, फिर से हो गया, वे रोग हो जाएगा। यहाँ पर वे रोग है जो रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से नहीं लगते हैं। जैसे सामान्य तो जो होते हैं, यह रोग संक्रामक रोगों की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। कहने का मतलब, विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग जैसे कि बवासीर, मधुमेह आदि असंक्रामक रोगों के उदाहरण है। ये मतलब एक दूसरे के आदमी से संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं कभी भी। चलिए नीचे चला गया, यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंच सकता। और यह रोग संतुलित व पौष्टिक आहार के अभाव के कारण होते हैं। मतलब कुछ अगर अच्छा से विटामिन प्रोटीन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से ऐसा रोग सामान्यतः हो जाते हैं। तो दोस्तों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यार। और इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका सेट 2 सेट 3 हर सेट का आप लोगों का सोल्यूशन हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा इसी चैनल पर। तो बेफिक्र होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो के अपलोड होने की कुछ देर बाद आप लोगों को इसका पीडीएफ या फिर इसका नोट्स आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, या फिर मेरा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।